स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ में और नवीद खोखर प्रोग्राम में आज बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से। और 17,500 अरब रुपए का जो वफाकी बजट है वो कल पेश किया जाएगा। उसके आज खतोखाल पेश किए गए। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि अगले साल में कोई तरक्याती काम के लिए पेमेंट्स रिलीज़ नहीं की जाएंगी। मासवाइद दिफाई और दाखिला के जो निज़ाम है, जो तरक्याती मनसूबे हैं, उसके अलावा कोई नया मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। वफाक को पंजाब कितना देगा, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के अपने हिस्सों में से कितना बजट है जो वो वफाक को देगा, इस पे बात करेंगे। और तमाम तर चीज़ों के ऊपर कितने जो पेमेंट्स हैं वो खर्च की जाएंगी, इस पे बात करेंगे। टैक्स कलेक्शन किस तरह की होगी, क्या FBR अब की बार जो टैक्स कलेक्शन के अपने हदफ मुकर्रर करेगा वो हासिल कर पाएगा या नहीं, और ख़सारा कितना होगा इसके अंदर, इस पे बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो जुड़ी हैं बजट से और आज इस पे बात करेंगे। डॉक्टर कामरान सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले सर 17,500 अरब का ये बजट है जो ये कल पेश किया जा रहा है। आज अब से कुछ देर पहले इसके खदोखाल पेश किए गए इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के अंदर। क्या आप एक ओवरव्यू देंगे बजट के हवाले से? इस बजट में वो जो एक गोरख धंधा होता है आदाद शुमार का, वो किस तरह का दिखता है आपको? देखें कि बजट जब भी पेश होता है तो वो हुकूमत की जो तरजीहात हैं उनका तयन करता है, उनको शो करता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारे 4 सूबे हैं, तो ये अगर 1700 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं तो इसका मतलब है कि उन चारों सूबों के अंदर जो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स इकॉनमी के हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो तनदली का शिकार हो जाएंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम का जो एसेंस था वो यही था कि तमाम जो सूबे हैं उनको हर साल जो शेयर दिया जाता है वफाक की तरफ से, तो उस शेयर में इजाफा होगा। ठीक है, तो जब आप सूबों को जो पैसा दे रहे हैं और दे के तो उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें वापस करें या देने से पहले ही कटौती कर रहे हैं, तो इससे जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम बेमानी हो जाती है। 18वीं तरमीम का जो एसेंस था वो NFC अवार्ड था, NFC अवार्ड में हर साल इजाफा था। तो ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, इस तरीके से 18वीं तरमीम का तो आप समझे कि जनाजा निकल गया है, उसकी अहमियत ही ख़त्म हो गई है। अगली बात ये है कि जो डेवलपमेंट सेक्टर होता है, तो जब आप डेवलपमेंट सेक्टर को डी वैल्यू करते हैं और तो उसको उसमें पैसा इंजेक्ट नहीं करते, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है उसमें जब आप पैसा नहीं डालते तो उसके साथ कई 100 शोबे जुड़े होते हैं, वो तमाम के तमाम तनाज़ली का शिकार हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। इस बजट में आप देखें कि IMF की जितनी भी कंडीशंस थी वो सब की सब मिनो अन इन्होंने पूरी की हैं। और मैं पहले भी ये कहता रहता हूँ कि इसीलिए जो भी वज़ीर ख़ज़ाना होता है वो वज़ीर ख़ज़ाना कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होता, सियासी नहीं होता। अगर सियासी होता है तो उसको तो 4 महीने भी नहीं चलने दिया जाता। IMF अपना बंदा करती है कि जो IMF के लिए भी मंजूर नज़र हो और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए भी मंजूर नज़र हो। तो उसके पेश नज़र सिर्फ ये होता है कि IMF की तरफ से जो भी अहकामात आएंगे, जो बजट है, बजट की जो निटी गिटी होती है तो वो भी IMF की तरफ से तय की जाती है। तो अगर आप जो निटी गिटी है वो भी उसमें आप तब्दीली नहीं करते, जो IMF की तरफ से आता है बजट आप उसी को पेश कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि IMF को जो 8,700 अरब रुपया आप हर साल देते हैं, यानी आप देखें कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो तकरीबन 45,000 रुपया आप उठा के सूद में दे देते हैं, IMF को दे देते हैं। बाकी जो पैसा बचता है तो उसमें आप किस तरह से गुज़र-औक़ात कर सकते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि IMF इन्हें बार बार कहती है कि आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं और आप अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करें। अब ये इनका चौथा साल है, 3 साल तो हो गए कहते हैं कि हम स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन IMF इनको रोकता है ग्रोथ से कि आप ग्रोथ की तरफ ना जाएं। आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन ग्रोथ की तरफ जाना इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है और अवाम है उनकी मजबूरी है। अगर ये ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे स्टेबलाइजेशन की वजह से, तो आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, जो ग्रोथ है ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को आप कंट्रोल करेंगे। अगर ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन में बेताशा इजाफा हो रहा है, तो किसी ना किसी तरफ ये जो इसके असरात हैं वो जाएंगे और शायद उस वक्त ऐसा वक्त आ जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर ज़्यादा हो जाए कि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचे गिर जाता है। दुनिया भर में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ जब बजट बनाया जाता है तो वो ये देखते हैं कि जो
बेसिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनको हम कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यकीन करें मेरा ये एनालिसिस है और मेरा एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड ओपिनियन है कि सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज अगर गिर जाते हैं, एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अगर खड़ा रहता है जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं, तब भी वो मुल्क की पूरी मैशत को संभाल सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो कामरान भाई आप बात करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल देखें या ये जो प्री बजट बात की गई है आज, उसमें आपने किसान को कम पैसे दिए हैं, संतों को ज़्यादा पैसे दिए हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि 60 से 70% आप ज़रूरी मुल्क हैं, संतें आपके मुल्क में है नहीं है। नंबर वन, इस पे ज़रा बात कर लीजिएगा। ये क्या होगा? इसका मतलब है कि अब की बार भी आप किसानों के ऊपर कुछ इस तरह की खाद के ऊपर या इनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे और फिर आप क्या कमाएंगे? नंबर वन। आप दूसरा बात कर रहे थे बेरोज़गारी के हवाले से। 20 लाख लोगों को कह रहे हैं कि इस बार रोज़गार मिलेगा इस साल में। देखें, रोज़गार तो उस वक्त होता है ना कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आप कट कर रहे हैं, वो आप रोक रहे हैं। सूबों को जो 1700 अरब रुपया आप देते हैं तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम वापस सूबों से लेंगे, तो उसके ऊपर कट लगा रही हैं। तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगी? जब डेवलपमेंट नहीं होती तो डेवलपमेंट तो किक स्टार्ट करती है बाकी तमाम तर सेक्टर्स को जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, कंस्ट्रक्शन का शोबा देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ 80 शोबे जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा जब ग्रो करता है तो 80 शोबाजात ग्रो करते हैं और उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरजीहात हैं, तरजीहात में एग्रीकल्चर है ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क था कि जहाँ पे 17 मिलियन बेल्स कॉटन की एक्सपोर्ट की जाती थी। 17 मिलियन जो गांठें हैं कॉटन की वो एक्सपोर्ट की जाती थी। आज 400 मिलियन जो गांठें हैं वो हम 4 मिलियन जो गांठें हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। 17 से वो तनज़ली चलती गई और 4 मिलियन तक आ गई। तो इसी तरह से गंदम को देखें, एक ऐसा मुल्क जो ज़री है जिसका आपाशी का निज़ाम दुनिया का मकबूल तरीन आपाशी का निज़ाम था। 70 से 80% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। उसका हाल ये है कि इसको गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ रही है और अपनी जो बिल्कुल अच्छी गंदम थी वो एक्सपोर्ट कर देते हैं गंदम माफिया और हुकूमत के में जो कार्टल्स बैठे होते हैं, और फिर यूक्रेन से और बाकी मुल्कों से जो खराब गंदम है वो इंपोर्ट करके पैसा बनाते हैं। ऑलमोस्ट यही बात होती है। हमने चीनी भी देखते हैं, हम पहले बहुत सारी होती है तो हम बाहर बेच देते हैं, फिर हम दोबारा से महंगे दामों खरीद रहे होते हैं। जफरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इकॉनमी पे बात करेंगे, इस पे बजट पे बात करेंगे। जफर साहब खुश आमदीद करते हैं आपको शो में। जी, ये एक तो पहले तो मैं खैर शुरू करता हूँ जैसे एग्रीकल्चर का कहा है जी। एग्रीकल्चर के बारे में जो किसानों में आम तासुर है कि जब भी ये PMLN की गवर्नमेंट आती है तो उस वक्त एग्रीकल्चर तबाह होता है। मतलब ये जो 13 से 18 तक जो थी उसमें जो आप अगर बड़ी फसलें देख लें, हमारी जो क्रॉप सेक्टर है, क्रॉप सेक्टर जो है वो 0.4% ग्रोथ था। पॉपुलेशन हमारी 2.5% से बढ़ रही थी। इसका मतलब एग्रीकल्चर कम हो रहा था। तो अभी असल में जो है वो अभी ये जो मुझसे पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने मेंशन किया कंस्ट्रक्शन सेक्टर जी। अब ये एक हैरत अंगेज आप इकोनॉमिक सर्वे में जाके देखें कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो फिगर हैं कंस्ट्रक्शन के वो बड़े हैरानकुन हैं कि पिछले 3 साल से कंस्ट्रक्शन में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है कि दुनिया के शायद किसी मुल्क में ना हुई हो। यानी पिछले साल 60% ग्रोथ है और इस दफा 55% ग्रोथ है और उससे पहले कोई 24% ग्रोथ थी। तो मतलब 3 सालों में जितनी ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में हुई है वो मेरे ख्याल में जो है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुई। अगर इसके बावजूद भी हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन का सेक्टर पिट गया है और या तो ये फिगर में कहीं गड़बड़ है तो हमें फिगर को चेक करना चाहिए और मेरे ख्याल में जो है फिगर्स में इन्वेस्टमेंट की फिगर में गड़बड़ है। जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज देना जा रहे हैं तो वो रियल एस्टेट पे पैकेजेस पे बात हो रही है और इधर जो है वो दरिया बह रहे हैं पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट के। तो ये जो कंसिस्टेंट नहीं है एक दूसरे के साथ जो है ना, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूज डाउन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है और अभी ये जो ग्रोथ है जो आई है वो भी आप देख लें कि 3.7% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जी। हम ग्रोथ की क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे ज्यादा वो बहस करते हैं। वैसे गवर्नमेंट के लिए वो कोई ज्यादा इसमें तकरीबन 1% पॉइंट जो है वो सिर्फ इंपोर्ट से आ रहा है। इसका मतलब हम बाहर से चीजें ले रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है।
तो वो कोई इतनी अच्छी अलामत नहीं है। फिर आप अगर जो LSM का ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें आप देखें तो अब 70% गाड़ियों की अगर ग्रोथ है, तो साथ ये 70% ग्रोथ ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है। अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट पे ये मुझसे पहले भी बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बड़ा सीरियस चैलेंज है हमारा। जी। और ये अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि बहुत बड़ी है, पॉवर्टी तारीख में मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी जितनी कि इस दफ़ा बढ़ी है। तो ये सारे के सारे इसमें ग्रोथ की वजह से देखें, सबसे बड़ा यही है कि इसमें IMF का तो खैर स्ट्रक्चर ही ये होता है कि आपके यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो तो आप उसको स्लो डाउन करने के लिए IMF का पैकेज लेते हैं। ठीक है। तो ये मतलब IMF का कसूर नहीं, हमारा अपना है। और इस ग्रोथ में भी देखें, अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2-3 सेक्टर की वजह से आ रही है। कारों की वजह से आ रही है, सीमेंट की वजह से आ रही है, और तीसरी जो है वो एपरल या मतलब जो है वो टेक्सटाइल के सेक्टर के जो हैं, हम रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बेच रहे हैं ये। और इसमें जो अभी इन्होंने बात की थी कि जो कॉटन जो है, कॉटन वाकई एक बड़ा हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो जी। तकरीबन 14 मिलियन मीटर्स कंज्यूम करता है, जिसमें से 7 मिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस दफ़ा जो है अगर 5 मिलियन हमारी प्रोडक्शन हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमें 9 मिलियन इंपोर्ट करना पड़ेंगी। 2-2.5 बिलियन जो है वो आपको इस पे खर्च करना पड़ेगा। तो इस दफ़ा अगर फिर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर देखें अगर इसी में, तो इंपोर्ट्स हमने अभी सो जो एग्रीकल्चर की इंपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए बड़े ख़तरनाक हैं कि हम कुछ $6 अरब इंपोर्ट कर रहे हैं और $4 अरब एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक मुल्क जो कि एग्रीकल्चर है बुनियादी तौर पे, वो अगर इतना ज़्यादा जो है इंपोर्ट कर रहा है तो ये बड़ी मतलब अलार्मिंग चीज़ है। और ये है कि जो लोग कहते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं मिलता, अब आप देखें ना कि जो ये आपके जो सारा एग्रीकल्चर है वो आपका सारा का सारा एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड कर रहा है अपनी मतलब जो प्लॉइंग से लेके ठीक है यानी हल जफर साहब। चलाने से जी लेके जफर थ्रेशिंग। साहब, हमारे हमारे साथ है क्या, मेरे साथ डॉक्टर कामरान सत्ती मौजूद हैं, जो स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। ये दरामदाद और बरामदाद वाले मामले पे अगर हम जनरली एक नज़र डाल लें तो ये 50% से ज़्यादा का फ़र्क है। बरामदाद हमारी 30 अरब और दरामदाद हमारी 70 अरब से ज़्यादा की हैं। सर ये चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं? आप ज़्यादा चीज़ें, थोड़ी चीज़ें आप बाहर बेचते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप मंगवाते हैं। आप किस तरह से अपना एक प्रॉपर बजट बना सकेंगे, लोगों को खुशहाली आ सकेगी लोगों के अंदर? अब यहाँ पे हम हमारी प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, हम कोई चीज़ बेचते नहीं हैं और हम नॉर्मली चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारा कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती और यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। और मैं हैरान होता हूँ कि ये जो हमारे अहले हल्लो अक़द हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, तो इनका ना तो विजन है ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी है। अगर विजन और स्ट्रेटजी मुल्की लेवल के ऊपर तो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती लेवल के ऊपर है कि इनकी जो ज़ाती दौलत है उसमें बेशबा इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है। वो ऐसे ही होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को कम करें, इंपोर्ट्स को ज़्यादा करें। एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो तब भी ये प्रॉफिट कमाते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं उससे भी ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये पैसे कमाते नहीं है बल्कि पैसे बनाने के ऊपर तवज्जो है। अगर आप देखेंगे दुनिया में जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का GDP $452 बिलियन है, पूरे पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है। तो इस मजमूई कौमी पैदावार को दुनिया जब इसको पढ़ती है, अंडरस्टैंड करती है, तो वो ये कहती है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो X-P इंडिकेटर होता है। X-P का मतलब होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को से इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो GDP ग्रोथ का सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है। लेकिन हमने ये देखा कि आप हैरान होंगे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मई 2026 में 2.58 बिलियन हो गया सिर्फ मई में, और अप्रैल में ये कितना था, 4 बिलियन था। और इसमें एस्केलेशन जो है वो 18% जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट की इस हवाले से कोई पॉलिसीज़ नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो एक्सपोर्टिंग हमारा सेक्टर है उसको आप सपोर्ट करें, उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मेरे जो दोस्त हैं वो फरमा रहे थे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बाहर के ममालिक की हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ के नतीजे में जितना प्रॉफिट जनरेट होता है वो कहाँ जाता है,
वो टोयोटा वाले ले जाते हैं, वो सुजुकी वाले ले जाते हैं, वो चाइना चला जाता है। जैसे ही उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ गई है, तो वो तो हमारा प्रॉफिट सारा वहाँ पे चला जाता है। सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जो हमारी प्रोडक्शन है वो कितनी है, यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने कारखाने हैं, और कितने कारखानों को अनइंटरप्टेड आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। सस्ती बिजली और सस्ती गैस आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रोडक्शन में इजाफा होगा। वरना आप रोज़ अखबार में देखते होंगे कि पता चलता है कि जी इस महीने में 32 कारखाने बंद हो गए हैं, पिछले महीने में 56 कारखाने बंद हो गए थे। पूरे साल की जब बड़ी कंपनी सर पाकिस्तान में जो पिछले 20-30 सालों से काम कर रही थी वो छोड़ के वाइंड अप करके चले गए। बिल्कुल यही बात है। वो सारी अगर वाइंड अप करके जाती है तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर यही होता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा कमी है कि इन 4 सालों में खातिर खा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई नहीं है। और जो नेट FDI इनफ्लो है 2024 का, आप उसको देखें, वो ज़्यादा था, 2025 पे कम हो गया। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है। और बाहर की कंपनीज जो यहाँ पे काम करती थी, जिनकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थी, वो सारा कुछ क्लोज करके मुल्क से बाहर जा रही है। और वज़ीर दाखिला साहब हमारे कहते हैं कि 4 सालों में 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया है। 100 अरब डॉलर जब मुल्क से बाहर गया है तो खुदा के लिए आप जो वज़रा रोज़ मीटिंग करते हैं, सर जोड़ के आप क्या बातें करते हैं? आपने ये नहीं सोचा कि 100 बिलियन डॉलर लोग बाहर क्यों लेके गए हैं, क्या वजूहत हैं, यहाँ पे कारोबार क्यों नहीं करते? रियल एस्टेट से ही पैसा यहाँ से बाहर चला गया है, कंस्ट्रक्शन का पैसा जो यहाँ इस्तेमाल होना था वो बाहर चला गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले यहाँ से बाहर चले गए हैं। मैं किसी अपने दोस्त को जो यहाँ पे कारोबार करता था उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो पता चलता है वो अज़रबैजान से बोल रहा है जी कि मैं यहाँ पे मैंने ये कारोबार किया है, मैं वहाँ पे चला रहा हूँ। कोई दुबई चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप यहाँ पे बिज़नेस को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टेबलाइज करें। और जैसे पहले बात हो रही थी, एग्रीकल्चर को आप सब्सिडीज़ दें ताकि वो आगे बढ़े। जफ़र साहब, ये जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर दाखिला ने नो डाउट उन्होंने बारमला टालवियन के ऊपर आके ये बात की कि 100 अरब डॉलर हमारे बाहर चले गए। आपकी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफिशियल चलें, हम कहते हैं कि वो चले गए थे, पर आपको इस तरह की बात कम से कम नहीं करनी चाहिए। जो सरमायाकार यहाँ मौजूद हैं वो कहेंगे यार अगर गवर्नमेंट का इतना होल्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 1, इस तरह की बयानबाजी कितना फ़र्क डालती है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये गवर्नमेंट कह रही है कि 1700 रुपये औसत हमारी आमदन थी, 1700 डॉलर, और सालाना हमारी औसत आमदन थी, वो बढ़ के 1900 रुपये हो गई है। कितनी कामयाबी हुई है ये ज़रा बताइएगा। लोग तो यहाँ पे महंगाई में पिसे हुए हैं और गवर्नमेंट बता रही है कि लोग बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन। देखिए, ये पर कैपिटा इनकम का है, ये एक मिसनॉमर है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी जो है ना वो बढ़ सकती है। उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है, एक ग्रोथ का फैक्टर होता है। अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह से ये बढ़ रहा है तो फिर तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और हमारा एक दूसरा मसला है कि हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है। अगर यही एक्सचेंज रेट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो जाता तो ये नंबर और कम हो जाता जी। तो मेरे ख्याल में जो है वो ग्रोथ, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जी 3.7% ग्रोथ हुई है, 3 साल बाद ये ग्रोथ हुई है, तो इस लिहाज से खुशाइंद है। लेकिन इसके बावजूद जो है मेरे ख्याल में प्रॉब्लम हमारा ये है कि इस वक्त भी एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो ज़्यादा है, जो 100 पे होना चाहिए वो 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये मे बी ये इस साल में थोड़ा सा करंट अकाउंट अगर बढ़ता है, और जैसे कि अभी पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि ये इम्पोर्ट्स का एक प्रेशर आ रहा है, 6 बिलियन डॉलर पे हम चले गए हैं, 4 बिलियन 5 बिलियन से कम हमारा चल रहा था। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट ईयर में हमें इस पे वो करना होगा, पॉलिसीज़ को वो ज़्यादा देखना होगा बेहतर। तो एक्सटर्नल सेक्टर को ज़्यादा एक वो हमें देखना होगा, क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम भी एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है। तो एक्सटर्नल सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स, जैसे एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, इस दफ़ा भी नेगेटिव एक्सपोर्ट्स हैं। तो फ्यूचर में मतलब ये कि कमिंग ईयर में क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आपने भी कहा कि असल में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या मतलब जो गैप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो अब ये कि रेमिटेंस वगैरह के थ्रू हो रहा है, रेमिटेंस पे भी प्रेशर आ रहा है मिडिल ईस्ट की वजह से। तो ये प्रेशर्स हमें किस तरह सस्टेन करते हैं, ये मतलब ये डिसाइसिव फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए। तो वो फिर एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रखने में किरदार अदा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, और ये रेमिटेंस की बात कर रहे हैं ज़फ़र साहब, रेमिटेंस पे तो गवर्नमेंट बड़ी वैसे है कि यार अब कल की एक फिगर आ रही थी कि सिर्फ सऊदी अरब से 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर आए पिछले महीने में, और दुबई की बात कर लें तो 1 अरब से ज़्यादा वहाँ से आए। मजमूई तौर पर 4.3 अरब डॉलर हमें मिले पिछले एक महीने में रेमिटेंस के मद में। कितना ज़बरदस्त है ये। आप लोग तो ये बात करते हैं कि 6 लाख पाकिस्तानी पिछले साल में बाहर चले गए। आई थिंक इतना तो है। यूके भी छोड़ के दुनिया जा रही है, यूके वाले, इटालियंस इटली छोड़ के जा रहे हैं, जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं। दुनिया में ये लोग इधर से उधर जाते हैं कारोबार के लिए। बट ये जो रेमिटेंस वाली बात है ये कितनी पॉजिटिव है वैसे? 4.3 अरब डॉलर बड़ी रकम है एक महीने में अगर आपके रेमिटेंस आते हैं तो। अच्छा, ये मई में जो रेमिटेंसेस आई हैं 4.3 बिलियन डॉलर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी किसी एक महीने में इतने रेमिटेंसेस नहीं आए, ये सबसे ज़्यादा आए हैं। और ओवरऑल तकरीबन 32-35 बिलियन डॉलर जो है वो एक साल में हमें रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं। 10 महीनों में 31 अरब डॉलर आ चुके हैं जी, इतने ज़्यादा आए हैं। तो सारा कुछ आप मिलाएंगे तो तकरीबन 35 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो इंग्लिश में कहते हैं नुआंस्ड एनालिसिस, अगर बारीक बीनी से एनालिसिस करें तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये बात है कि इस वक्त जो हमारी मुल्की मैशत है वो जिस सबसे बड़े पिलर के ऊपर खड़ी है वो रेमिटेंसेस है, और हम रेमिटेंसेस को देखते हैं। और जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि रेमिटेंसेस जो हैं वो एक स्टेबल फैक्टर नहीं होता किसी इकॉनमी को चलाने का, क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जंग होती है, और आप इन्हिसार जब रेमिटेंसेस के ऊपर करते हैं तो आपकी जो इकॉनमी है वो धड़म से नीचे गिर जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ वो ये है कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि वो लोग कि जो यहाँ पे इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इस मुल्क ने जिनके ऊपर सारा कुछ इन्वेस्ट करके उसको किसी काबिल बनाया, वो मुल्क छोड़ के सारे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो लोग पैसा कमा के बेचते हैं ये कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात के, जो स्किल्ड लेबर है हमारी वो मुल्क से बाहर जा रही है। और यकीन करें कि अगर मुल्क से कोई बाहर जाके नौकरी करता है और उसको 5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है तो बिलीव मी कि वो 50 लाख रुपए का काम करके उस मुल्क को देगा तो वो 5 लाख रुपया इसका तनख्वाह देगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो, यहाँ पे बिजनेस ग्रो करे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे बिजनेस हो, तो वो लोग के जो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं वो मुल्क में रह के जितना रेमिटेंसेस बाहर से आपको वापस भेजते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपको दौलत यहाँ पे जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि हम चूँकि जैसे IMF के ऊपर डिपेंडेंट है कि बाहर से पैसा आ रहा है, कभी दुबई से पैसा आ रहा है, कभी सऊदी अरब से पैसा ले लेते हैं, तो डंग टपाऊ पॉलिसी हमारी होती है कि हर हुकूमत कहती है कि ये साल कैसे हम गुजारेंगे, दूसरा आएगा तो कहते हैं ये कैसे गुजारेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बजट में ये जो एदादो शुमार का गोरख धंधा होता है, यकीन करें ये सारा अनरियल है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे कि आप ये कहते हैं जी कि किसी मुल्क का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। पर कैपिटा इनकम ये है कि अगर एक बंदा है उसके पास 100 रुपया है और दूसरे बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो 1 करोड़ रुपया जमा 100 रुपया करेंगे, उसको तकसीम करेंगे 2 के ऊपर, तो वो एज्यूम करेंगे कि हर बंदे के पास 50 लाख और 50 रुपया है। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम में जो पूरा GDP है, पूरी मजमूई कौमी आमदनी है, तो वो उस मजमूई कौमी आमदनी को पॉपुलेशन के ऊपर जो डिवाइड करते हैं तो कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम इतनी है, 1900 हो गई है। जी 1900 हो गई है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा कम है। आप देखेंगे दुनिया में किसी भी इंसान की जो लाइफ होती है उसको मापने के लिए हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा क्राइटेरिया होता है कि जिस क्राइटेरिया से आपको पता ये चलता है कि आपके मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। उसमें सबसे 4 फैक्टर होते हैं। मैं अगर इजाज़त हो तो मैं जल्दी उनको एक्सप्लेन करूँ तो HDI में सबसे पहला फैक्टर ये होता है इक्विटी का। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग हैं तो उन तमाम लोगों को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दस्तयाब हैं या नहीं है। ठीक है। तो जिस मुल्क में जिसके पास पैसा है वो तालीम खरीदेगा, जिसके पास पैसा है वो सेहत खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो तालीम खरीद सकता है, ना सेहत खरीद सकता है, ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो इक्विटी कहाँ चली गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी,
कि जो पॉलिसीज़ हैं तो वो कितनी सस्टेनेबल हैं, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर सबको मिली हैं तो वो लगातार मिल रही हैं, ये नहीं है कि आज मिली हैं तो कल वो छिन गई हैं। सस्टेनेबिलिटी कितनी है पॉलिसीज़ के अंदर। तीसरा फैक्टर होता है प्रोडक्टिविटी का, कि आपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना प्रोडक्टिव बनाया है, आपने अपनी जो इंसान यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, उनको वैल्यू ऐड कितना किया है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनमें आपने कितना ज़्यादा इजाफा किया है। चौथा फैक्टर होता है एम्पावरमेंट का, कि हर शहरी जो पाकिस्तान में या किसी मुल्क में रहता है वो कितना एम्पावर हुआ है, अपनी मर्जी के मुताबिक कितना ज़िंदगी गुजारता है। कितने बच्चे हैं कि जो स्कूलों में हैं, कितने बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं तो फीस उनके लिए इशू नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, कोई टेक्निकल काम करना चाहते हैं, स्किलफुलनेस अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट करती है। तो फिर हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये है। लेकिन जिस मुल्क में चंद लोगों के मरात, चंद जगह 2700 अरब की मरात पाकिस्तान में दी जाती हैं IMF के अदाद शुमार के मुताबिक, और IMF की और जो बाकी वॉच डॉग्स हैं उनके में उनका आप अदाद शुमार देखेंगे, जितनी पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए चंद लोग जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट को और उनकी दौलत को मुल्क की दौलत कभी भी नहीं कहा जाता। देखा यह जाता है कि 98-99% अवाम जो आपके मुल्क में रहती है उनकी हालत ज़िंदगी क्या है, वो खुश हैं या नहीं है। जफ़र साहब, आप प्लानिंग में वाइस चीफ भी रहे, मैं जानना चाहूँगा सर, ये एक पेंशनर्स के ऊपर बात की जाती है आमतौर पे, EOBI के ऊपर बात की जाती है कि लोगों को क्या मिल रहा है। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस बार पेंशनर्स के लिए क्या है या क्या रखा जाना चाहिए, EOBI के लिए भी। और साथ में हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब भी मौजूद हैं। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। जी जफ़र साहब। जी, ये EOBI के बारे में पूछ रहे हैं कि जो है। जी सर। हाँ, असल में जो है वैसे ये एक वो कहते हैं कि एक सोशल पेंशन टाइप स्कीम है। इसमें जो है वो रखा गया है। वैसे भी जो पेंशनर्स हैं ओवरऑल जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, ये तो खैर प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ को एक तरह का सॉर्ट ऑफ पेंशन तो नहीं है, जो पाकिस्तान में कोई सोशल इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो है वर्कर्स के लिए, वेलफेयर के लिए, तो अब इसमें मैं सरकारी मुलाजमिन की तरफ जाता हूँ तो देखिए लास्ट ईयर जो है पेंशनर की जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट ने कहा कि 7.5% इन्फ्लेशन होगा, और सरकारी मुलाजमों को 7.5% मिलेगा। लेकिन ये है कि जो पेंशन को 7% मिलेगा, यानी महंगाई से कम मिलेगा। इसी तरह EOBI वगैरह के भी जो कंट्रीब्यूशन चूंकि बड़े थोड़े से सेक्टर को मिलता है, यानी जो फॉर्मल सेक्टर में जो है उनको मिलता है। जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है, जो मेजर पोर्शन है, जैसे नॉन एग्रीकल्चर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, उसका कोई 75% से ज़्यादा जो है वो है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो उनका कोई सोशल सेफ्टी नेट का या इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बजट में या वैसे भी जब ये चूँकि जो गैप जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का अभी हमारे दोस्त जिक्र कर रहे थे, तो ये असल में जो है ये ह्यूमन पाकिस्तान के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान इज ए कंट्री विदाउट डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के फ्रूट्स लोगों तक नहीं पहुंचते। और उसकी वजह यही जो है वो तफावत है कि आप जो सिस्टम है उसको उस तरह जो है वो गियर अप नहीं किया गया कि लोगों को जो है ना वो तकसीम किया जा सके। तो उसमें जो वेलफेयर को जो है ना उस तरह जो है ना वो ओरिएंट नहीं किया गया हमारा सिस्टम। तो इस वजह से ये जो है वो बजट में खासतौर पे एक चूंकि बहुत बड़ा पॉलिसी होता है, तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है कि डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करते हैं, तो उसमें भी ये जो है सोशल सेफ्टी नेट के, सोशल प्रोटेक्शन के सिस्टम है, जिसमें वो सोशल पेंशन हो या मतलब UBI हो, ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट में, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेती है, उसी के तहत एक इसमें जो है वो इजाफा करती है। तो मेरे ख्याल में जो एक बड़ा तबका महरूम रह जाता है जो बेनिफिट्स हैं, वो मेरे ख्याल में होना चाहिए वैसे बजट में। ठीक हो गया। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मलिक बोस्तान खान साहब। सर, खुश आमदीद भी कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में, और जानना चाहेंगे सर, ये कल 17,500 अरब रुपए का ये जो बजट है पेश किया जा रहा है,
ये आदाद शुमार का गोरख धंधा तो होता ही है सर। अभी हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इज्यूम की जाती हैं ये सारी चीज़ें, फिर अगले साल में आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करते हैं प्री बजट पे, और फिर आगे कहते हैं नहीं हम फ़लाने फ़लाने अहदाफ, आलमोस्ट सारे अहदाफ हम हासिल नहीं कर पाए। सर इस बार के बजट को कैसा देख रहे हैं जो कल पेश किया जा रहा है? देखो, इसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो शॉर्टफॉल था वो सूबे पूरा कर रहे हैं। आपको पता है 920 अरब का जो ग्रांट है सूबों ने दिया है, ये पहली दफा हुआ है। तो बाकी हुकूमत तो यही कह रही है कि हमारे जो है ये बजट है वो ये बड़ा ही दावा है हुकूमत का कि ये लोगों को रिलीफ देगा। और मैं समझता हूँ कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 3 लाख जो तनख्वाहदार तबका है उनको हम जो 2 से 3 लाख तनख्वाह देते हैं उनको 5% से उनको छूट मिलेगी। इससे डेबिट फंड पे 15% टैक्स कम करेंगे। इस तरह उन्होंने कहा एक्सपोर्टर पे 1% टैक्स हम कम करेंगे। कारपोरेट इनकम टैक्स और सुपर टैक्स पे भी हम नरमी लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें तो बड़ी खुशैन है, अगर अल्लाह करे इस पे हो जाए। और हुकूमत तो कह रही है कि अवाम दोस्त बजट होगा। अब अवाम दोस्त की हम ढूंढते हैं बजट में से कल क्या निकलता है। सर ये तो एक मेरे ख्याल में तो सियासी टर्म बन गए ना, अवाम दोस्त बजट। वो हर गवर्नमेंट आ रही होती है, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जो गवर्नमेंट्स आई जब भी आई हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया। अपोजिशन क्या होता है, नहीं जी ये अवाम दुश्मन बजट है। ये एक सियासी टर्म है। आप समझते हैं रियल में अवाम दोस्त बजट है या होना है? देखो जब तक बजट पेश नहीं होगा, सुनने सुनाए में तो ये कह रहे हैं कि हमारा ये अवाम दोस्त होगा। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम जो है 35 लाख ताजरों को, छोटे ताजरों को जो है नेटवर्क में ला रहे हैं। 5% टैक्स देंगे जिनको 20 करोड़ का टर्नओवर होगा और 50 अरब की हमारी इनकम होगी। तो ये अगर हो जाता है, अगर दावे नहीं है हकीकत बन जाता है तो बहुत बड़ी संग मिल की हैसियत रखेगा। और हुकूमत जो है बार बार यही कह रही है कि हम इस दफा हमारा बजट जो है वो बड़े ही अवाम दोस्त है और हम ताजरों की और अवाम की मर्जी से हमने बनाया है। अब इसका ऐलान कल होगा तो पता चलेगा कि ऐलान क्या होता है और फिर हकीकत क्या सामने आती है। तो ये इसी तरह कुछ सुनने में आया कि कुछ इसमें पहले से ही जो कुछ चीज़ों पे ड्यूटियों की जो बातें उनकी चीज़ें आज ही महंगी हो गई। सोलर पे हो गया, सोलर प्लेटों पे हो गया, पैनल पे हो गया। और इसी तरह जो है स्टेशनरी पे उन्होंने कहा कि 10% से बढ़ा के 18% कर रहे हैं। तो उसके 700 अरब की ये है वॉल्यूम में टोटल। 65% तो कॉलेज और स्कूल की इसमें स्टेशनरी जाती है। तो ये तो तालीम और महंगी करने वाली बात है। तो इससे मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कम से कम सोचे। पहले हमारे करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए, तो हुकूमत को जो चाहिए कि अपने इस वक्त ये अल्लाह का शुक्र है तो आपने पढ़ा होगा कि आज इस महीने में पिछले महीने में जो वर्कर रेमिटेंस है 4.2 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान की लाइफ टाइम हाई बनाया है। और हमारी वर्कर रेमिटेंस जो है 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी 11 महीने में। और इस साल में उम्मीद है कि 31 अरब डॉलर हो जाए। बहुत बड़े अमाउंट है। मैं पाकिस्तान उस चीज को सलाम पेश करता हूँ, उनका एहसान है इस मुल्क पे। जिस तरह पाकिस्तान क्राइसिस में आ गया था ये अरब वार की वजह से, मिडिल ईस्ट वार की वजह से, ईरान अमेरिका की जंग, आपको पता है हमारी जो एनर्जी की कीमतें 60 डॉलर से बढ़ गई 110 डॉलर तक चली गई। तो हमारा 50% बजट बढ़ गया। तो ये रेमिटेंस ने कवर किया, वरना आज हमारा ट्रेड गैप बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये बड़ी चीजें हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि देखो इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इस साल जो पैसे जमा हुए हैं पिछले 3 साल में 22 खरब से बढ़कर 35 खरब बैंकों में चला गया। और उसकी वजह यह है कि लोगों को कारोबार करने में नुकसान उठाना पड़ता है, बैंकों में रखने उनको ज्यादा फायदा है। टैक्स कलेक्शन की जहां तक बात की जाए तो वो 6 अरब से बढ़ के 11 अरब तक चला गया। तो इसमें दोगुना हुआ है। लेकिन उसमें जो है ये सारा पैसा जो है टैक्स पेयर जो है वो 4 मिलियन से 6 मिलियन पे हुए, वो डबल नहीं हुए। और सारा पैसे समझ जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे वसूल किया जा रहा है। तो नए टैक्स पेयर ढूंढने होंगे, टैक्स का बेस बढ़ाना होगा, तब जाके आप पाकिस्तान के रेवेन्यू में खाता इजाफा कर सकेंगे। ठीक मलिक साहब, मसाज रही है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अच्छा ये जब भी हम देखते हैं इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में जब आप बताते हैं कि पिछले साल में आपके साथ क्या हुआ, तो ये बात ज़रूर पाकिस्तान के बजट में या उस रिपोर्ट में ज़रूर आती है कि सैलाब की वजह से हम अहदाफ हासिल नहीं कर पाए, जंग की वजह से या मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। ये मेरे ख्याल में कभी ये बदकिस्मती पाकिस्तान का जान नहीं छोड़ने वाली है। अब की बार भी यही बात बताई गई है कि जो अहदाफ हम हासिल नहीं कर पाए उसकी वजूहात मानसून की ज़्यादा बारिशें थी और सैलाब था। देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह और होती है और आप जानबूझ के उस जगह से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए वो वजह कहीं और फिक्स कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारी जो इनकम्पिटेंस है वो वजह नहीं है, हमारी तरजीहात का जो फुकदान है वो वजह नहीं है।
आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं कि जो आईएमएफ पाकिस्तान के गिरबान के ऊपर हाथ रख के तो पाकिस्तान का खून निचोड़ रहा है कि जो कुछ मुल्क में है, मैं बल्कि ये चाहूँगा कि हमारे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, मलिक बोस्तान साहब, तो उनसे भी आप ये पूछिएगा कि आईएमएफ के चुंगल से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो ये भी नारा लगाती है कि ये हमारा आखिरी पैकेज है, इन्होंने पैकेज लिया तो ये चौथा उसका साल है, तो कह रहे हैं कि इस साल के बाद हम आईएमएफ को गुड बाय कहेंगे। अगर आप आईएमएफ को गुड बाय कहते हैं तो जो 1750 अरब का 17.5 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट बन रहा है उसमें से आप तकरीबन आधा आईएमएफ को सूद की अदायगी में दे देते हैं, तो उसके बाद आपके मुल्क के पास क्या रह जाता है कि क्या रह जाता है कि उससे आप अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क की जो अशरफिया है या मुल्क के जो अहले हल्लो अक़द हैं उनकी तरजीहात के अंदर बहुत फ़र्क है। ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब भी कोई इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन होती है, तो उस इक्वेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, फैक्टर है, जो हर जगह मिसिंग होता है, हर मीटिंग में मिसिंग होता है, वो एक आम आदमी है। वो 98% अवाम है। आम 98% अवाम में आज आती हुई मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो सैलरीड क्लास है 38% टैक्स जो है वो आप सैलरीड क्लास के ऊपर लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि इनकम इज़ इनकम, इनकम का जो भी ज़रिया है, जितनी जिसकी इनकम होती है आप उतना ही टैक्स करें। दुनिया पाकिस्तान के टैक्स का जो सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स की शरह कम होनी चाहिए। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है तो आप टैक्स की शरह को उतना ज़्यादा बढ़ाते जाइए। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो हैं वो जी 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 सर प्लीज़ जारी रखिएगा डॉक्टर। जी जी, तो उसकी कमी की वजह से और प्रोग्रेसिव टैक्सेस का जो सिस्टम है वो यहाँ पे नाफिजुल अमल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप टैक्स पेयर्स हैं, यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर की अलग डिस्क्रिमिनेशन है, और आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। आप एदादो शुमार अभी गूगल करें कि जिनको हम ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स देने वाले टैक्स पेयर्स हैं, उन्होंने कितना पैसा दिया है टैक्स, और जो ऐसा टैक्स है कि जो किसी जगह पे लिखा नहीं हुआ इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा तो इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले देते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट उनसे लिया जा रहा है और उनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है कि ये टैक्स पेयर नहीं है, ये नॉन फाइलर हैं। ठीक है। तमाम लोग जो टैक्स देते हैं, जो फाइलर हैं, मुझे पता है कि उन्होंने 3-3 करोड़ रुपए के अकाउंटेंट रखे होते हैं। ठीक है, जो 3 करोड़ रुपया उनसे लेते हैं, एफबीआर वाले जो हैं वो उनसे जितना पैसा लेते हैं 100 गुना ज़्यादा का जो टैक्स हुकूमत के उनका वाजिबुल अदा होता है, वो उनको रास्ते बताते हैं कि टैक्स को इवेट कैसे किया जा सकता है। जब तक एफबीआर में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में ना तो बिज़नेस होगा, ना टैक्स जमा होगा। लोगों का जो एतबार और एतमाद है टैक्स जमा करने के सिस्टम के ऊपर ये उठ चुका है, इसलिए लोग इवेट करते हैं कि हम टैक्स ना दें। मलिक साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल ये डॉक्टर साहब का भी है, मेरा भी है कि आईएमएफ से जान छुड़ाने का कोई शॉर्ट सा तरीका बता दे। शॉर्ट सा तरीका तो खैर बहुत मुश्किल सा होगा, लेकिन कुछ शॉर्टली बता दीजिएगा किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं हम आईएमएफ से, ताकि कम से कम आपकी जो पैसा इतना सारा दे रहे हैं हर साल के बजट के अंदर, आधा पैसे तो हम उनको दे देते हैं सूद में, तो वो तो कम से कम लोगों के ऊपर खर्च किया जा सके। देखो, जब तक हम वैल्यू एडेड में प्रोडक्शन में नहीं आएंगे और हम कारखाने नहीं लगाएंगे, हमारे कारखाने तो बंद हो रहे हैं, आपको पता ही है जी। तो कैसे हम जीडीपी हमारा जब नहीं बढ़ेगा, फी कैसे आमदनी नहीं बढ़ेगी, गुड गवर्नर नहीं होगी, मोबाइल तक तो आपके महफूज नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर महफूज, गुड गवर्नर चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इज्जत चाहिए। और लोगों को कारोबार इतना मुश्किल है कि मैंने जैसे पहले कहा कि 35 खरब रुपया जो है बैंकों में जमा हो गया, लेकिन लोग कारोबार में नहीं आ रहे या बाहर लेके। जैसे नकवी साहब ने कहा, मसलन नकवी साहब बार बार कहते हैं जी, तो कभी कहते हैं 100 अरब डॉलर चला गया, कभी कहते हैं 200 चला गया, कभी कहते हैं 300 अरब डॉलर, तो पॉलिसियों की वजह से गया। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में आज भी ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाए और हुकूमत ऐसी पॉलिसी दे, आम दोस्त और ताजर दोस्त बजट बनाए और लोगों को वन विंडो ऑपरेशन में ले आए, तो कोई वजह लोग क्यों नहीं कारोबार, जब बैंकों में पैसे रख के वो मुनाफा खाना चाहते हैं, कारोबार में तो कई गुना फायदा है। तो पाकिस्तान की जीडीपी तभी बढ़ेगी, फी का आमदनी तभी बढ़ेगी जब आप कारखाने लगाएंगे, कारोबार करेंगे। कारखाने बंद हो रहे हैं, फिर किस सूरत में आपकी तृप्ति का ख्वाब तो दीवाने का ख्वाब हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। हमारे साथ यही क्या नाजरीन बात कर रहे हैं आज बजट के हवाले से, और 17,500 अरब
रुपए का बजट, वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। इसमें सूबे कितना हिस्सा देंगे, इसके ऊपर अवाम में तालीम के ऊपर कितना खर्चा होगा, सेहत के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, दिफा के लिए, दाखिला के लिए कितना कुछ रखा जाएगा, तरक्याती मनसूबे कौन से होंगे, कितना कुछ उनको दिया जाएगा, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। 17,500 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी बजट के अंदर पिछले शो में हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एफबीआर के जो ये टैक्स कलेक्शन है ये किस तरह से होनी है। टैक्स कलेक्शन में प्रॉपर्ली शायद मेथड अपनाया नहीं जाता, प्रॉपर्ली जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना होता है वो किया नहीं जाता। सुपर टैक्स का नफाज किया गया है और रिटेलर्स के ऊपर भी टैक्सेस हैं वो बढ़ाए जाएंगे, उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मज़ीद गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर कमरान सत्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़रुल हसन साहब भी मौजूद होंगे, मलिक बोस्तान साहब, नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया यहाँ स्टूडियो में, और साइमा सुखेरा हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी एंकर पर्सन है। साइमा, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, और कल वफाकी बजट पेश किया जा रहा है 17,500 अरब रुपये का। ये इक़्तिसादी सर्वे की एक रिपोर्ट पेश की गई है। पिछले 2-2.5 घंटे से हम जो मिनिस्टर साहब हैं उनको सुन रहे थे। वही मेरा ख्याल तो ऐसा है कि शायद मैं अगर गलत ना हूँ कि पिछले साल का बजट कॉपी पेस्ट करके थोड़ी सी 4 फिगर्स ऊपर नीचे करके पेश कर दिया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, कहीं पर भी आपकी जो एक्सपोर्ट हैं वो नहीं बढ़ी है, कोई इस तरह की चीज़ हुई नहीं है। आप टैक्स का जो हदफ मुकर्रर करते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाते। एफबीआर जब वो हासिल नहीं कर पाता तो आप बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर लेवी बढ़ा देते हैं। कैसे देखने के लिए इस साल का बजट? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नवीद आपने इनवाइट किया। अच्छा, जो रवा माली साल है उसके पहले चंद महीने अगर आप देखें तो वो बहुत ही बेयकीनी की सूरत हाल रही है। अगर खित्ते में भी देखें, ग्लोबली कुछ इस तरह के हालात और वाक़यात हुए कि कुछ अनसर्टेनिटी नजर आई, बट कतई नजर के क्या सूरत हाल थी। अगर हम एक्सक्लूसिवली बजट की बात करें और जो अभी आज जो हम देख रहे हैं टीवी में भी कि जो स्टैटिस्टिक्स पेश किए गए हैं उसमें आप देखें कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके इंडिकेटर्स में नो डाउट कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जो कुछ आप बेहतरी दिखा रहे हैं, आपने जीडीपी ग्रोथ की बात की कि 3.7 वो है, वो हदफ से नीचे था। औरंगजेब साहब की बात आपने भी सुनी, हमने भी सुनी कि जी अगर हालात ऐसे नहीं होते तो ये 4 से तजावज कर जाता, 4 से हमने प्लस कर लेना था। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब हम बजट को देखते हैं तो आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी। आपने अभी एक और बात भी की कि जी जो बजट खसारे को पूरा करने के लिए हम बिजली की कीमतें बढ़ा जाते हैं, पेट्रोल पे लेवल। तो आपको मैं ये बताती चलूं कि अगर पेट्रोल लेवी की हम बात करें तो जब इनिशियली ये लगाई गई थी तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ग्रोथ, उसकी अपलिफ्ट, उसके अंदर ये इन्वेस्ट होनी थी। उसका ये मकसद हरगिज नहीं था कि आप बोझ अवाम पे डालें, लेवी को बढ़ाएं और उससे अपने बजट खसारे पूरे करें। तो ये एक चीजें हैं। अब देखें, जो माहिरीन है, जो हम लोगों के अंदाजे हैं, उसमें ये है कि IMF का भी प्रेशर हमारे ऊपर है, तो बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहे। और हुकूमती अरकान जो है वो भी ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है बहुत ज्यादा हम होपफुल नहीं हो सकते। आपने टैक्स नेट की भी बात की है, तो बिल्कुल टैक्स अहदाफ में आपने एक अपवर्ड ट्रेंड तो देखा है कि टैक्स बहुत बढ़, लेकिन ये किन लोगों ने दिया है? आप ये देखिए, क्योंकि वही लोग हैं जो पहले से टैक्स देते आ रहे हैं। जब हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं तो उसकी परसेंटेज ग्रोथ भी जरूर डिस्कस होनी चाहिए और वो फैक्टर्स भी जरूर डिस्कस होने चाहिए कि टैक्स नेट को ना बढ़ाने की क्या वजूहत है, ना बढ़। क्या ऐसा ही तो नहीं है कि जिन लोगों को टैक्स नेट में लाना है वही कहीं पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो, वही इस सारे इकोसिस्टम का ऐसे हिस्सा हो कि टैक्स नेट बढ़ाया नहीं जा पा रहा। जी ठीक है। नहीं सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो साइमा सुखेरा ने बात की है वो बहुत कमाल की है। सर, ये किस तरह से 15,267 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया गया है टैक्सेस का, और ये आमतौर पर नहीं अचीव हो पाता? उसकी वजूहत ये होती हैं कि जो लोग जो एक बार सिस्टम के अंदर आगे वो ही पीछे जा रहे हैं, नए लोगों को इंडक्ट नहीं किया जाता। लोगों की ताल्लुकात होते हैं, लोग डायरेक्टली पैसे ले लेते हैं एफबीआर के, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं। सर, किस तरह से होगा? अब तो ये बात ये कही जा रही है कि रिटेलर्स को भी शामिल किया जा रहा है, ये कोई पॉजिटिव साइन दिखता है आपको? थैंक यू नवीद साहब। देखिए, हमारी जो फिजिकल कलेक्शन है उसका 90% एफबीआर कलेक्ट करता है, और हमारा जो माशी प्रॉब्लम है वो भी 90% हमारे एफबीआर के साथ है। अब ये एक ऐसा डायलेमा है जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। बजट जो है वो बेसिकली अब एक मेनली एक रस्म है
इसको मैं बल्कि कहता हूँ कि एक बजट फेस्टिवल है जिसको हम सब मिलके मना रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी आपने आज के इक़्तिसादी सर्वे देखा है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि इसमें कोई ग्रोथ हुई है। मसलन आप देखें कि 3.7%, 4% की बजाय और 2.7% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 1% से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है ना अनफॉर्चुनेटली 27.90 बिलियन पे है। हमारी इंपोर्ट जो है वो 62.66 बिलियन पे है। हमारा पर कैपिटा 5,33,000 थोड़ा सा $1,900 के करीब आ गया है। महंगाई की शरह 11.66 है। एग्रीकल्चर ने 2.89 ग्रो किया है। LSM 6.1% कहते हैं कि ग्रो हुई है। अब उसमें LSM में अगर हम डाल देते हैं गाड़ियों को या और ऐसी इंडस्ट्री को डाल देते हैं तो मैं नहीं समझ सकता उसका इतना फ़र्क पड़े। इंडस्ट्री जो है वो नॉर्मल 3.1% और सर्विसेज को 4.9% है। ये टोटल सर्वे है जो बेसिकली अब इसका आम आदमी से कितना तल्लक है हमें ये सोचना है जी। असल में बजट उस बंदे का है जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये। बजट उसका है जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। बजट उसके लिए होता है जो किराए के मकान में रहता है। बजट उसके लिए होता है जिसको गैस, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी चाहिए। ये बजट उसके लिए नहीं होता कि आपने गाड़ियों पे कितनी ड्यूटी बढ़ा दी है, आपने इंपोर्ट कितनी कम कर दी है, इंपोर्ट कितनी ज़्यादा कर दी है। ये जो बाई एंड लार्ज 95% हमारी मुल्क की पॉपुलेशन है उसकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट क्या बजट लेके आई है। देखिए बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PSDP। ये इससे आपको देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनते हैं या और रफ़ाई आमा के काम के लिए होता है। ये इस दफ़ा 800 बिलियन का जो फिस्कल गैप था वो आपने सूबों से पैसे लेके पूरा कर दिया। पंजाब से 522 अरब ले लिए, KP सिंध से 1200 ले लिए, KPKC ले लिए, तो मिला के 900 कुछ बिलियन अब फेडरल ने ले लिया PSDP की मद में। तो आपका PSDP जो है वो शायद पिछले साल से भी इस दफ़ा कम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप डेवलपमेंट साइड पे बजट को नहीं लेके आएंगे, अब खसारे का बजट है, मुनाफे का बजट है, आज तक कभी तो हमारा सरप्लस बजट है ही नहीं। हम तो शुरू दिन से खसारे पे चल रहे हैं। हम तो घर से ही जो है खसारा लेके चलती हैं। हमारे 2 हेड ही ऐसे हैं जो कि पूरे मुल्क का जो रेवेन्यू है ये 50 या 17 अरब की जो आपने रेवेन्यू की बात की या बजट की बात की, इसमें सिर्फ जो 2 हेड अगर मैं आपको बताऊं, एक वो डेट सर्विसिंग के लिए 8,000 अरब है और एक 57.5% जो सूबों को गवर्नमेंट ने दी है। ये दोनों से ही आपका बजट जो है वो कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद आप फिर 10,000, 15,000, 20,000 अरब जो है वो बैंकों से लोन लेंगे जिससे आप अपना काम चलाएंगे। तो ये इसमें सबसे अहम रोल जो इस वक्त हमारे मुल्क में अगर हो सकता है तो मुनसिफाना टैक्स का निज़ाम नाफिज करना इंतहाई ज़रूरी है और टैक्स की रेशो में कमी करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनियाँ, वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे कि हाँ बहुत सारी कंपनियाँ बाहर गई हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई भी हैं। ज़ाहिर है जो मुनाफा। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो टैक्स के मामलात हैं सर, ये ज़रा मैं चाहता हूँ आप पब्लिक को थोड़ा सा आम आप अल्फाज ज़रा समझाएँ कि ये क्यों नहीं आप एक हदफ मुकर्रर करते हैं, एज ए FBR मुकर्रर करते हैं, फिर आप उसको उस हदफ को हासिल नहीं कर पाते। चाहिए कभी भी नहीं हुआ, ये कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा मुकर्रर किया जाता है, इस बार कैसा दिख रहा है आपको? ये नया सिस्टम लाया जा रहा है, आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी होगी? देखिए ना कि वो कहते हैं कि न्यू वाइन इन ओल्ड फ्लागन, कि शराब नई होती है, बर्तन वही पुराना होता है, बर्तन नया होता है, शराब पुरानी होती है, और हर साल कॉस्मेटिक्स के साथ एक नई चीज़ मार्केट में सेल की जाती है। इसके अलावा बजट की कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक FBR है या टैक्स का सिस्टम है तो दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स है। जब भी कोई टैक्स देता है तो वो एक ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ। शहरी आपको टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसके नतीजे में उनको तमाम तर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। उनको हर तरह की सिक्योरिटी है। इधर लोगों ने जो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं उन्होंने प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं। उनको उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री होती है। यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा लूट मार की जाती है और एजुकेशन
जिसके पास पैसा है वो तालीम खरीद सकता है, पैसा नहीं है वो तालीम नहीं खरीद सकता। इसी तरह से सेहत है, टैक्स जो लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, तो वो लोगों को सेहत आमा की ज़रूरत उनके होम स्टेट के ऊपर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं और आप बीमार हो गए तो आपको इलाज मालजा होगा, अगर आप पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पतालों में आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। इसके अलावा दीगर जितनी एम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान के आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं वो कहते हैं कि हर एक शहरी का ये हक है कि स्टेट उसको रोटी भी दे, कपड़ा भी दे, मकान भी दे, उसकी दीगर बुनियादी जितनी ज़रूरियात हैं वो सारी पूरी करे, एम्प्लॉयमेंट भी दे, रोज़गार दे, और बाइज़्ज़त रोज़गार का बंदोबस्त करना ये भी स्टेट का काम होता है। ये सारी चीज़ें इसका बंदोबस्त होता है उस जगह से कि जहाँ से आपने टैक्स को कलेक्ट करके इस पे लगाया है। लेकिन एक आम आदमी कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स की मद में हर चीज़ के ऊपर, माचिस की डिब्बी लेगा उसके ऊपर भी टैक्स है, वो घी लाएगा तो टैक्स है, चीनी लाएगा तो दाल लाएगा, जो भी घर में चीज़ इस्तेमाल करेगा, बिजली करेगा, पानी करेगा, गैस करेगा, उसके ऊपर वो टैक्स तो दे रहा है, हर जगह पे टैक्स दे रहा है। उस टैक्स के नतीजे में उसको मिल क्या रहा है? अगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि एक आम आदमी जो हुकूमत को टैक्स दे रहा है, उस टैक्स के नतीजे में 2700 अरब की जो मरात अशरफिया को मिलती है उनकी अयाशी के लिए, वो वहाँ पे चला जाता है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का जो दफ़ा है बहुत मजबूत दफ़ा है, और दफ़ा के लिहाज से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में दुनिया में इसकी रैंकिंग में बहुत इजाफा हुआ है। तो पिछले साल का जो बजट था 2550 अरब का था दफ़ा। अभी अगर पिछली दफ़ा तो 20% उन्होंने इंक्रीज़ किया था, अभी भी अगर 20% इंक्रीज़ करते हैं तो ये 2800 अरब रुपया बन जाएगा दफ़ा पे, पूरे मुल्क का दफ़ा है। और दूसरी तरफ IPPs को बिजली ना पैदा करने की मद में आप जो पैसा दे रहे होते हैं वो 3400 अरब रुपया आप IPPs को दे रहे हैं फॉर नथिंग। यानी कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs ऐसा सफ़ेद हाथी इशरफिया ने और रूलिंग एलीट ने पाला हुआ है कि पाकिस्तान का जो दफ़ाई बजट है उससे 500 अरब रुपया ज़्यादा आप IPPs को दे रहे हैं फॉर नथिंग। एक डैम बनता है 500 अरब पे, तो आप वो डैम नहीं बनाते और कहते हैं जी कि फ्लड आ गया, सैलाब की वजह से ये नुकसान हो गया, और आप क्या करते हैं कि IPPs को 34-35 अरब रुपया जो है वो दे देते हैं। तो जो टैक्स का सिस्टम है ये टोटली फ्लॉड है, ये आम आदमी को लूटने का एक तरीका और एक ज़रिया है। आप हैरान होंगे कि बाकी जहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन होता है तो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये माली तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हैं। पाकिस्तान में जब भी ये बात टेबल के ऊपर आती है कि जो टैक्स जमा करने वाले FBR का अमला है, FBR के अमले का ऑडिट होना चाहिए, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको देखना चाहिए, उनके जितने भी असासे हैं उनको देखना चाहिए, उनका मनी ट्रेल होना चाहिए। तो आप हैरान होंगे कि ये चीज़ हर वक्त ऑफ द टेबल चली जाती है, और वफाकी काबीना के ऊपर ये फैसला होता है कि भाई FBR के जो लोग हैं उनके कितने असासे हैं ये वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो अनडिक्लेयर्ड रहेंगे। तो जब आप खुद कहें कि मैं FBR का जो टैक्स कलेक्टर हूँ तो जो जितना पैसा मैं कमाऊँगा मैं किसी के सामने आंसरेबल नहीं हो, तो सबसे बड़ी शफाफियत के नीचे लाइन ये लग जाती है कि आप शफाफ FBR का जो सिस्टम है वो नहीं है। जब तक ये सिस्टम ओवरहॉल नहीं होगा, वो ये चेंज नहीं होगा, लोगों का एतमाद कभी भी नहीं बढ़ेगा। जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि आप जब तक टैक्स नेट बढ़ेगा नहीं तो यकीनी तौर पर ज़्यादा पैसे आप जमा नहीं कर सकेंगे, महसूलात जो होते हैं FBR के पास वो नहीं बढ़ेंगे। आप किस तरह से कहेंगे, किस तरह से बताएंगे कि टैक्स नेट के अंदर लोगों को किस तरह से लाया जाए? इसमें देखिए सिंपल एक प्रिंसिपल है कि इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स मस्ट बी टैक्स्ड। ये है कि मेरे पास अगर 4 एकड़ एग्रीकल्चर की ज़मीन है लेकिन करोड़ों रुपए मैं इंडस्ट्री से कमा रहा हूँ, मैं स्विच कर सकता हूँ अपनी इनकम को इधर उधर। तो मेरे ख्याल में जब आप हर तरह के सोर्स से आप चाहे प्रॉपर्टी के गेन हो या कुछ भी, तो अगर आप एक सिंपल प्रिंसिपल रखें, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें कोई टैक्स पॉलिसी नहीं है। मतलब हम सिर्फ ये कि 1% 2% टैक्स ऊपर नीचे करने को पॉलिसी कहते हैं। तो दुनिया में पॉलिसी की कोई बेसिस होती हैं कि आप टैक्स क्यों लगाते हैं, लोगों को कैसे लगाते हैं, कौन कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। तो कोई पॉलिसी, तो हमारे यहाँ कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारे यहाँ तो ये है कि एक हर साल, तो आपने जो बात की थी ना कि बजट मेकिंग पाकिस्तान में बहुत ही आसान चीज़ है, तो उसमें वाकई आप अगर आप देखें तो
जब आप एक्सपेंडिचर एलोकेट करने की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये आपने कर्जे पुराने लिए हुए हैं तो 57% तो वहां देना है, 30% आपने डिफेंस पे देना है, 87% तो ये चला गया। फिर पेंशन हैं, पेंशन में आपने देना है, फिर आपने जो सिविल एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी में भी देना है। लेकिन रेवेन्यू की सूरत हाल आपकी ये है कि आपकी जो नेट रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है वो आपकी इंटरेस्ट की अदायगी के लिए भी नाकाफी होता है। तो उस वक्त जो है फिर आपको हर चीज जो कारोबारी हुकूमत है वो शुरू करने से पहले आपको बोरिंग करना पड़ती है। तो आपने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें देनी है तो बारो करके देनी है, तो फिर डेवलपमेंट करना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर ये कि जो प्रोजेक्ट्स में है अभी वहां पे भी हाथ बांध दिए गए हैं। पहले हम ये कहते थे कि सिर्फ डेवलपमेंट बजट बनता है, अब डेवलपमेंट बजट में भी जो है IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसके तहत 90% आपने जो जारी मंसूबे हैं उन पे देना है, 10% आपने नए मंसूबे लेके आने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 90% तो आपका लॉक हो गया है कि जो मंसूबे आपकी किताब पे मौजूद हैं उनको देना है। और वहां पे भी 1200 से ज्यादा मंसूबों को आप थोड़ा थोड़ा 800 अरब देते हैं तो पता चलता है कि 100 मिलियन मतलब हिस्से में आते हैं। आपके 1200 अरब रुपए अगर दासू है तो उसको अगर आप 5 मिलियन देते हैं तो इसका मतलब आपकी नीयत इसको कंप्लीट करने की वो कोई है 100-150 साल में कंप्लीट होगा। तो मतलब ये है कि ये जो जिस तरह टैक्सेशन में भी आपको क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन होनी चाहिए, किसको टैक्स करना है, कैसे करना है। और इनकम को अगर आप टैक्स करना तो सबकी इनकम को करें, एक ही रेट पे करें। अब ये है कि मैं अगर लैंड क्रूजर खरीद रहा हूँ और सारी चीजें, लेकिन ये कि एग्रीकल्चर इनकम शो कर रहा हूँ, तो भाई इनकम चाहे एग्रीकल्चर से हो या कोई भी हो, मेरी कंजम्पशन में हेल्प कर रही है, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में हेल्प कर रही है, तो उसको टैक्स होना चाहिए। तो इस सिंपल प्रिंसिपल पे आप आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में जो है ना वो टैक्स की ब्रॉडनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अब ये नहीं होता कि चंद लोग सारा बर्डन उठाएं। अभी FBR की पॉलिसी भी सिंपल है कि 88% आपका टैक्स जो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम से आता है। इसका मतलब सैलरीड पर्सन है आप में, जो भी सैलरीड पर्सन उनकी सैलरी से पैसे डिडक्ट हो गए। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में आपके खास अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, तो 87% आपको बैठे बैठाए मिल जाता है, बाकी 12% वैसे ही आ ही जाते हैं। तो FBR की उसके लिए जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें टैक्स की एक लेंस को चेंज करना होगा कि हम क्यों टैक्स करें, किसको करें, बर्डन का एक सोसाइटी पे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सही हो तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रो करेगी और टैक्स भी एक फेयर टैक्सेशन सिस्टम। बिल्कुल ठीक है साइमा, मैं आपकी तरफ आऊँगा और ये ज़रा फाइलर और नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। शायद पाकिस्तान दुनिया में वाहिद ही मुल्क होगा जहाँ पे फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर ये 3 कैटेगरीज हैं मौजूद हैं। हालांकि सारी दुनिया आप फाइलर ही होते हैं, आप ये बताने वाली बात नहीं होती। जब आपकी एक इनकम आ रही है तो फिर आपको फाइलर होना ही होता है। ज़रा इस पर बात कीजिएगा, ये किस तरह से, जब तक आपके पास ये मतलब आप लोगों को खुद से बता रहे हैं भाई आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, तो जब तक हम इस चीज़ से निकलेंगे नहीं तो कैसे लोगों ये किस तरह से हम टैक्सेस जमा कर पाएंगे, किस तरह से महसूलात में इजाफा कर पाएंगे? एग्जैक्टली ये बहुत अहम सवाल आपने नवीद किया। अगर हम अपने टोटल अकाउंट होल्डर्स को देखें तो वो लाइक बिलियंस में बनते हैं जो कि हमारे अकाउंट होल्डर्स मौजूद हैं, और उसमें एक बहुत ज्यादा एक फेयर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उनके अकाउंट्स में ट्रिलियंस ऑफ इन सारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और वो लोग फाइलर्स नहीं है, वो नॉन फाइलर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं को फाइलर कर सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन आजकल जो हुकूमत है वो थोड़ा सा इस तरह के, आपको पता है पहले भी एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं, वो इस वजह से आती रही हैं कि किसी तरीके से पैसा सर्कुलेशन में आए। अब एमनेस्टी स्कीम का वर्ड जो है IMF को पसंद नहीं है, IMF को चिढ़ है इस वर्ड से, तो अब जो है कुछ नए तरीके गवर्नमेंट ढूंढ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसा यहाँ से बाहर चला गया था और अब ये जो सिचुएशन हुई है मिडिल ईस्ट की सारी, वो वाला सारा पैसा जो है अब फिर गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि डॉलर्स में चले आप लाएं, किसी तरीके से यहाँ पे रखें, आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर हम सख्ती की बात करें, जैसे कि आपने फाइलर नॉन फाइलर की बात की है, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसा पाकिस्तान में आ रहा है किसी का भी है तो पूछा ना जाए, क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो पाकिस्तान का पैसा है, यहाँ के अवाम का पैसा है, तो पूछा जाना। लेकिन अगेन अगर हम इतनी ज्यादा सख्ती करेंगे, ये गवर्नमेंट का नुक्ता नजर मैं बयान कर रही हूँ, तो वो ये कहते हैं कि फिर ये पैसा कहीं और चला जाए। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि वो पैसा जो है इस सिचुएशन में लाया जाए, लेकिन
ये ना हो कि वो यहाँ पर आए और फिर आगे चला जाए और एज अ स्टेपिंग स्टोन हो कि उसने आगे कहीं और जाना है, मिड वे ना हो। तो वो जब आ रहा है पैसा तो इंश्योर किया जाए कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो, यहाँ पर इन्वेस्ट हो और फिर वो यहाँ आगे ना कहीं बाहर चला जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, जहां तक आपने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की और फाइलर नॉन फाइलर की बात की, ये तो बिल्कुल एक साफ चीज है कि चले एक ब्लैक मनी को, जो एक पैरेलल बैंकिंग चल रही होती है, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए अभी फिल वक्त गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि चले नॉन फाइलर हो लेकिन थ्रू बैंक करे कि एक तो वो रिकॉर्ड में होती है, दूसरा गवर्नमेंट को भी पैसा जा रहा होता है। टैक्स रेट बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। बहुत इजी है, सबको पता है, इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जिनकी डायरेक्ट लाइंस हैं, कितने कितने बिजनेस हैं, लेकिन आपको पता है एक हैरेसमेंट की पॉलिसी चलती है। अगर एफबीआर की भी बात करें तो पिछले दिनों जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर है उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहती थी जी एफबीआर एक का काम ही नहीं है कि वो ये सारे काम करे, एक सिर्फ टैक्स को देखने के लिए एफबीआर होनी चाहिए और एक बाकी कामों के लिए होनी चाहिए ताकि वो इस चीज की स्क्रूटनी कर सके। बहुत सारी जगह आपको पता है कि अंडर हैंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टैक्स नहीं दे रही, वो सबको पता है। जितने यहाँ मोजेज मेहमान बैठे हैं उनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद कमरों में अंडर द टेबल तय आ जाती है। सिर्फ यही वजह है कि उनके गिर्द घेरा तंग कर रहा है, जो दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर ही घेरा तंग किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। पिछले साल जो बजट आया था, आपको याद होगा कि एक पॉलिसी आ गई थी जिसमें जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे वो एक छोटे से अफसर को इख्तियार दे दिया गया था कि वो गिरफ्तार कर सकता है जाके। तो फिर ये बहुत सारे जो बड़ी मुश्किल से जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने इस लॉ को वापस कराया था कि टैक्स बढ़ाने के लिए ये हैरेसमेंट की पॉलिसी नहीं चल सकती। आपको बैठ के अकाउंटेबिलिटी पे और एक मेरिट पे बात करना पड़ेगी कि जो लोग टैक्स नेट में है क्या आप उन्हीं को निचोड़ेंगे, क्या आप सैलरीड क्लास को भी निचोड़ेंगे। अभी आपने बात की कि जनाब आम आदमी की जिंदगी में माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर मैं देख रही थी कि जनाब इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 4% तक बढ़ेगी, तो इसका बहुत बड़ी है। जो अभी के भी इंडिकेटर्स हैं वो कुछ इंडस्ट्री, तो क्या वजह है कि बाकी इंडस्ट्री ने ग्रो नहीं किया, क्या वजह, क्या ये जो इंडस्ट्री है ये कुछ खास लोगों को तो नहीं शो करी कि आपने सारे जो एक होलिस्टिक सिस्टम बना के दिया था, जो इंडस्ट्री को एक चीजें पनपने की जरूरत होती है, जो सब्सिडीज है वो खास सेक्टर में जा रहा था, क्या वो खास टेक्सटाइल सेक्टर है या पावर सेक्टर है, वो कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो इग्नोर की गई है इस बजट में भी मुझे नजर नहीं आ रहा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एसएमईज। एसएमईज जो है वो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती हैं। जब तक आप एसएमई सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा भी एसएमई सेक्टर जो आम तबका है तो उसके ऊपर इतना फोकस नजर नहीं आ रहा। जहां पर आप कहते हैं जी तनख्वाहें बढ़ने की बात हो रही है, तो आप मुझे बताएं क्या ये वो लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा के महंगाई 10% आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है 25%, तो इस तनख्वाह बढ़ने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, ये सवाल उठाने का वक्त है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। देखिए साहब, दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर। ये ज़रा शॉर्ट लिस्ट पे भी बात कीजिएगा। 80 साल तो सर हो गए ना पाकिस्तान को बने हुए, हम आज भी इस मामले पे बात करें कि यार एक बंदा बरमला कहता है रोड के ऊपर चलते हुए मैं टैक्स नहीं देता, और आप उसे कहते बस ठीक है ओके आप नहीं देते तो आप देना शुरू कर दें। ये कैसे कब तक चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये आम आदमी का जो बजट है, हम जिन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं शायद इसमें आम आदमी कहीं पर भी नहीं है। आम आदमी का बजट क्या है? आम आदमी को ये चाहिए दाल चना सस्ती हुई है या महंगी हुई है, आटा सस्ता हुआ या महंगा, चीनी की क्या रेट क्या होगा। आप क्या समझते हैं इस बजट के अंदर कुछ है आम आदमी के लिए? सर ये बात मैंने पहले आपको डिस्कस की कि ये बजट जो है बेसिकली आम आदमी के लिए होना चाहिए, और इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बजट का जो 95% हमारी नेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर ये बजट उसको पूरी करता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव बजट है। और अगर ये उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, उसको फर्दर सप्रेस करता है, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो पहले 21% थे, फिर 32 हुए, फिर 42 हुए, अभी 45 और कुछ 50% की बात करते हैं। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मिडिल क्लास तबका भी पॉवर्टी लाइन से नीचे कंसिडर होगा। गो कि वो आप कह सकते हैं कि जॉब करते करते, लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया कि जब एक किराए का घर, एक गाड़ी, 2 बच्चे स्कूल, और इसकी और उनकी जो रोज़मर्रा के जो खर्चात हैं, आप ये 40-50 हज़ार में कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर या बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट बना के मुझे दिखा दे पाकिस्तान के हिसाब से। देखिए अगर आप देखे थे ना, यहाँ लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान सस्ता है। भाई जब पाकिस्तान में
जो एवरेज सैलरी है वो आप कहते हैं कि जी 30,000 रुपये है या 35,000 रुपये है, उसको जब आप कंपेयर करते हैं अमेरिका के या यूरोप के किसी की सैलरी से, तो वहाँ कम से कम जो सैलरी है वो $20 घंटा है। यूरोप में भी इस तरह आपकी सैलरी जो है वो $15-20 है, तो वो वहाँ की सैलरी को यहाँ कम्पीट नहीं कर सकते। यहाँ तो लोग बड़ी मुश्किल से अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी जो अखराजात हैं उसको कम करके लोकलाइजेशन पे तवज्जो करनी होगी, लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करना पड़ेगा। अभी साइमा बात कर रही थी एसएमई की जी, तो देखें एसएमई 85% किसी कंट्री की जो इकोनॉमी का हिस्सा होती है और वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सप्लीमेंट कर रही होती है। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट जो रेट दे रही है वो एसएमई सेक्टर को नहीं दे रही, तो एसएमई सेक्टर वो कम्पीट नहीं कर सकता, वो प्रोडक्ट बना के बेच नहीं सकता। इसलिए आप देखें कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर और ब्रेकेज हो रही है एसएमई सेक्टर की। अगर आप लाहौर या गुजरांवाला या सियालकोट या फैसलाबाद या ये छोटे छोटे कस्बों में जाएँ जहाँ ऑलरेडी एसएमई सेक्टर ग्रो कर रहा था, और अभी आप बात करें आज से 20 साल पहले 25 साल पहले देख लें, पाकिस्तान में एक स्कीम आई थी जिसको कहते थे सेल्फ असेसमेंट। उसमें बेतहाशा लोग टैक्स दे रहे थे, हर साल 20% इंक्रीज़ हो रहा था। तो आप कोई ऐसा सिस्टम लेके, अभी भी आप एक स्कीम, ये कोई 40वीं स्कीम है जो आप लेके आ रहे हैं। देखें टैक्स देने से कोई नहीं घबराता, लोग खौफ से डरते हैं, लोग रेडों से डरते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कानून है कि एक आदमी अपनी रिटर्न दे रहा है और हर साल रिटर्न दे रहा है, आपके पास उसका रिकॉर्ड भी आ रहा है, वो आपका स्टॉक भी आपको दे रहा है, वो आपको अपनी सेल भी दे रहा है, उसके बाद आके उसकी दुकान पे छापे मार रहे हैं, उसके बाद आप आके उसकी फैक्ट्री में छापा मार रहे हैं। किस इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करते, किसी की ये नहीं देखते कि ये वो लोग हैं जो मुल्क की इकॉनमी की बैकबोन है। हम इनके दफ्तरों में आके रीडिंग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि उनको किसी को कहते हैं हमें 50 लाख दे दो, किसी को कहते हैं 60 लाख दे दो। भाई एक कानून है, आपको एक शख्स पे कोई डिस्क्रिपेंसी आपके पास आती है, आप उसको सेक्शन 1111 का नोटिस दे दें, उससे पूछ लें, उसको कई वकील के साथ आप आ जाएं, हमारे पास उस बंद कमरे में बैठ जाएं और उनसे कहें कि जी हमें आपकी डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है, बराए मेहरबानी इसको ठीक करें और इतना टैक्स बनता है दे दें। अब जब मुझे अब ये बताएं सर, जब पहले फोरम के ऊपर फर्स्ट एजुकेशन लेवल पे अगर ITO या DCIT एक छक्का मार देता है, आप पे करोड़ रुपए की डिमांड खड़ी कर देता है, वो अगले फोरम पे, अपील पे, ट्रिब्यूनल पे, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाता है। हुकूमत का कितना पैसा ज़ाया हुआ, SSC का कितना पैसा और टाइम ज़ाया हुआ, और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस जो लूज़ हुआ। आज 35 से 40% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? क्या इस मुल्क में इस जितने रिलियंट ये को लोग हैं, जितनी मेहनत हमारे लोग कर सकते हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता जी। हम बैठ जाते हैं, हम बात करते हैं $40 बिलियन का हमारा डायस्पोरा भेज रहा है, वो पाकिस्तान में अगर हो तो $80 बिलियन कमा सकता है। तो बेसिकली जो आपने भी सवाल किया कि क्या ये टैक्स का निज़ाम ठीक हो सकता है, ये निज़ाम गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। ठीक है, देखिए विल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पावर्स टू कलेक्ट द टैक्सेशन रिमेन विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द इंडिविजुअल। दुनिया सारी में अगर आप देखा जाए, पूरी दुनिया में कोई शख्स टैक्स नहीं देना चाहता, ये गवर्नमेंट का निज़ाम होता है जो उस निज़ाम के तहत वो टैक्स। अब आप क्या करते हैं, आप एक आदमी, वो जैसे भी बात हो रही थी, जफर साहब शायद बात कर रहे थे, मैं भी यही कहता हूँ टैक्स टू टैक्सेबल, जिस पे टैक्स लगता है उस पर टैक्स लगाएं। आपने 70-80% इंडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई हुई है, उसको हम कहते हैं शावर इफेक्ट। जैसे बारिश होती है सब पे बराबर की पड़ रही, वो मर्सिडीज में भी उसी पे हिसाब से पड़ रही है, साइकिल वाले भी, पैदल वाले भी। तो सारे जब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो इस मुल्क में कैसे निज़ाम चलेगा भाई? आप सबसे इस तरह टैक्स कलेक्ट करेंगे तो कैसे टैक्सेशन होगी? आप एग्रीकल्चर का इतना बड़ा सेक्टर है, वो GDP का 22% है, टैक्सेशन में उसका कोई शेयर ही नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये हम अभी देख रहे थे ईरान की अमेरिका की जंग के दौरान, हमने देखा कि फ्यूल प्राइसेस जितनी ज़्यादा बढ़ी उससे बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पूरी दुनिया में। और अब एक और चीज़ ट्रेंड आ रहा है, वो ये कि आप अपनी गाड़ियों को हाइब्रिड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हाइब्रिड कर रहे हैं। पर मैं इस बजट में देख रहा था कि खबर आ रही थी कि हाइब्रिड गाड़ियां जो उस पर टैक्स लगा के महंगा किया जा रहा है। आप नहीं समझते पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ज़रिया मुबादला खर्च करता है इस फ्यूल के ऊपर। आप जब दूसरे मुल्कों से, एक तो मंगवाने का मसला है, जैसे जंग होगी तो बंद हो गए, कंटेनर्स नहीं आ रहे, नंबर 1। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाइब्रिड गाड़ियों के यहाँ प्लांट भी लगाएं, उनके ऊपर टैक्सेस कम करें, लोग खरीदें, बिजली भी आपके पास है, सोलर सिस्टम लोगों ने लगाए हुए हैं, तो बिजली को यूटिलाइज़ करें, और ये जो फ्यूल के ऊपर आप इतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं ये भी कम हो जाएगा।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये होती है कि आप तजावीज़ देते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये है कि अमली तौर पे हो क्या रहा होता है उसका जायज़ा लिया जाता है। तो जब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के नुक्ता नज़र से देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस अवाम के पास नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजंस उन लोगों के पास हैं जो ख़ुद बहुत बड़े जागीरदार हैं, कई कई हज़ार और लाख एकड़ उनकी ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनों से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन के ऊपर अगर 15-20% टैक्स लगा दिया जाए तो ये लोग उस मीटिंग में शोर मचाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं 1% टैक्स लगाएं एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको टैक्स फ्री करें। तो एग्रीकल्चर को जब टैक्स फ्री किया जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस इलाके में काम करने वाले जो सर्फ्स हैं और इसी तरह से जो किसान हैं उनको का फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जागीर के जो मालिक हैं, जागीरदाराना निज़ाम के हामिल लोग, उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान में एक पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कार्टेल है, डिसीजन मेकिंग वही लोग करते हैं, हुकूमती फ़ैसले वही लोग करते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि जो ऑयल डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके तो आप ईवीज़ को जो है ना वो प्रमोट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो उनको प्रमोट करें। इसी तरह से जो ऑयल डिपेंडेंट हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको ख़त्म करें, उसको विंड के ऊपर लाएँ, उसको आप पन बिजली के ऊपर लाएँ, उसको आप सोलराइजेशन करें। दुनिया भर में सोलराइजेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है कि तेल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करें। और यकीन करें कि पाकिस्तान में जैसे मैं कह रहा हूँ जो कार्टेल्स तेल का कारोबार करते हैं उन्होंने इस जंग में सबसे ज़्यादा, हो सकता है अगले 20 साल में इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे जो उन्होंने 5-6 महीनों में कमाया। वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया के कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो तीसरा मुल्क जो उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज जो होता है, वो पाकिस्तान होता है। जंग बाकी मुल्कों में होती है तो यहाँ के लोग जो हैं वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो छुरियाँ तेज़ करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा फलां मांग रहे होते हैं कि वो जंग बंद हो जाए। बिल्कुल ये बात है। वो एक अजीम स्कॉलर थे लेनिन ने ये कहा था कि जंगें जो होती हैं वो अवाम के लिए ख़तरनाक होती हैं, लेकिन जो रूलिंग इलीट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श होती हैं। तो ये इन हालात को मुनाफा बख्शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नुक्ता नज़र असल ये है कि जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की करेगा कि जो डिसीजंस हैं वो अवाम के हक़ में किए जाएँ। आप बताएं कि एक ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, आज लोड शेडिंग बनिस्बत पहले के कम है। वो किसी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कम नहीं है, वो उन लोगों की वजह से है कि जो अपनी जेब काट के, अपना पेट काट के वो सोलर लगाते हैं घर के ऊपर और सोलर से वो बिजली लेते हैं। और हुकूमत क्या करती है कि सोलर के जो पैनल्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब इस बजट के में भी सोलर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर वो बड़े बड़े जब कारोबार करके सोलर प्लेट्स इंपोर्ट करते हैं तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा भी होता है, आपको पता है इस चीज़ का, कि जब ये बड़े बड़े लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट का टैक्स बहुत ज़्यादा होता है तो ये 24 घंटे के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं। उस 24 घंटे में इनका जितना भी माल कराची पोर्ट के ऊपर रुका होता है वो अंदर हो जाता है, तो 24 घंटे के बाद फिर टैक्स लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अगर मैं उसका क्रक्स बयान करूं तो मैं ऐसे बयान करूंगा कि जो डिसीजन मेकिंग जब कार्टल्स के पास होगी, जब लुटेरे लोगों के पास होगी, जब शुगर माफिया के पास होगी, तो इन माफिया से आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये अवाम दोस्त बजट पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा नईम सिद्दीकी साहब। सर भी ये कहा जा रहा है कि सारे बजट के अंदर 1046 अरब रुपए वफाक और जो सूबे हैं वो बचत करेंगे। अब चलें, एक कम से कम उन्होंने ये इस काबिल तो समझा लोगों को, उनके लिए हमें बचत करनी चाहिए। आप किस तरह से देखेंगे सारे मामले को? क्या ये जो बचत है ये हो जाएगी, की जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक फिगर आई है इसमें? और दूसरी बात, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि 2700 अरब अशराफिया के ऊपर खर्चा किया जाता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसमें मेरे ख्याल में देखें ना कि ये मतलब जो जिसको कह रहे हैं कि ये हम बचत करेंगे, वो बचत एक्चुअली नहीं है। कि आपने डेवलपमेंट बजट अगर काट के इकट्ठे कर रहे हैं कि सूबे 3 सूबों ने कंट्रीब्यूशन का मुजाहिरा किया कि अभी हम 3 सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा कि लोगों की जो थोड़ा बहुत जो है स्पिल ओवर होता है कि जो एक मंसूबा लगता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ये चूँकि ज़्यादातर हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं मंसूबे, उसमें हमारी सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो होती है, उनकी जो है वो इनकम का एक स्ट्रीम जनरेट होता है उससे।
तो इसका मतलब ये है कि वहां एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब ये है कि इसका एक तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, एक एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट होगा, तो उसमें अशराफिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अशराफिया उसी तरह जो है वो बेनिफिट करती रहेगी। लेकिन ये जो है वो डेवलपमेंट पे लॉन्ग टर्म जो है वो भी इसमें कंप्रोमाइज होता है। ठीक है, उसमें ठेकेदार वगैरह जो ना ठेके के पैसे उनकी पे भी इज्जत पड़ेगी, लेकिन ये है कि जो असल तो गरीब मारा जाएगा कि उसकी जो फैसिलिटीज है, जो स्कूल बनने थे, जो हॉस्पिटल्स बनने थे, जो रोड्स बनने थे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, तो उसके डिविडेंड आम आवाम तक नहीं पहुंचेंगे। और दूसरा ये कि सूबों के पास ठीक है रिसोर्सेज हैं फेडरल गवर्नमेंट, और ये फिर गवर्नमेंट जो है ना 5वां बजट पेश कर रही है, लगातार 5वां बजट पेश कर रही है, और 5वें बजट में भी अगर जो है वो कटौतियां और एडजस्टमेंट और वो सारा चीज अगर चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है कोई अवाम की फलाह व बहबूद की, तो ये इसी तरह चलेगा। ये कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सारा ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा। साथ ही गवर्नमेंट जो कि अगले साल ग्रोथ का टारगेट अभी 3.7 से बढ़ा के 4.2 कर रही है, तो इसके मतलब ये 4.2 कहाँ से आएगा नेक्स्ट ईयर? क्या हमें एलएसएम जो कि पिछले 3-4 साल से नीचे जा रहा था, तो ला मखाला जो है, मतलब फर्ज करें अगर 2 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही थी, अगर 2,10,000 हो गई तो वो ठीक है, मतलब जो ना थोड़ा सा वो एक कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाता था जी। तो मेरे ख्याल में कोई इसका जो है वो ओवरऑल जो बजट के जो इम्पैक्ट जो आवाम को फ्रूट्स मिलने थे वो उस तरह नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि और पॉलिसियों की तरफ आए, और अखराजात में कमी करनी है तो आप ये सारी जो है गवर्नमेंट ओन गाड़ियां बंद कर दें, आप नई गाड़ियों की परचेजेज इस दफा जो हुई हैं वो बंद कर दें। तो ये सारी चीजें आपने करनी है, तो अशराफिया पे जो डायरेक्ट जरूरत पड़े और आवाम दिखाए कि ये खुद ऑस्टेरिटी में सीरियस हैं, तो नए नए जहाज खरीदे जा रहे हैं, नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, तो इसका मतलब ये सीरियस नहीं है सर। तो बिल्कुल ठीक हो गया नीम साहब, वक्त की कमी है। मैं जरा आखिरी सवाल है वो सारे तो गेस्टों से बात करना चाहूँगा कि सर ये साइमा आपकी तरफ आना चाहूँगा, और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी तक के जो आदादोशुमार आ रहे हैं, अभी तक की जो न्यूज़ आ रही है, आप क्या समझती हैं? इन शॉर्ट बताइएगा कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब मुझे सवाल भी वो हंसी आ गई है सुन के। आवाम दोस्ती बहुत बड़ी बात है, मतलब आवाम परवर आवाम बेचारे तो बिल्कुल नहीं। अभी इन्होंने बात की थी ज़फरुल हसन साहब ने, बल्कि नईम साहब ने बात की। मैं बिल्कुल इस चीज में हक बजान को, देखिए आपने भी कहा नवीद के लोग टैक्स क्यों नहीं देते, क्या है कि हम टैक्स नहीं देता, राह चलता बंदा है तो वो कहते हैं मैं टैक्स नहीं देता और हमारी बात ओके। अच्छा, वो टैक्स इसलिए नहीं दे रहा कि उसको ट्रस्ट डेफिशिएंट है। अगर हुकूमती अखराजात जब वो देखते हैं हुकूमत की अरबाब इख्तियार की शाखर्चियां देखते हैं, तो वो टैक्स किस लिए देंगे आपको? उनको यही होगा तो मेरी जिंदगी जिंदगी में तो कोई अपलिफ्ट नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही, मैं टैक्स क्यों दूं? तो सबसे पहले है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको मिसाल बनना है, अपने खर्चे कम करने। अभी मैं आपको एक बात वक्त मेरे पास बहुत कम है जी। नहीं सर, ये आवाम दोस्त है नहीं है सर? ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल है, इसमें कोई आवाम की बेहतरी के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। ये बस अपने फिजिकल जो नंबर्स हैं उसको टैली करने वाली बात है। और अभी जो बात मैंने पहले भी शुरू में की थी कि PFGB को कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा पीछे, तो भाई यही बात है इसमें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये अवाम दुश्मन बजट है और रूलिंग एलीट को नवाजने के लिए सारा गोरख धंधा है और IMF के लूट खसूट को जारी रखने का एक तरीकाकार है। बिल्कुल। जफर साहब, सर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अवाम दोस्त बजट की हमें तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हालात टफ भी हैं, लेकिन यह है कि पिछले जो 4 बजट और भी गुजरे हैं, ये 5वां है, तो सब में मेरे ख्याल अवाम कहीं नजर नहीं आती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कामरान सत्ती, ज़फरुल हसन साहब, मलिक बुस्तान खान साहब, नईम सिद्दीकी साहब और साइमा सुखेरा आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात कर रहे थे वफाकी बजट के हवाले से। वफाकी बजट कल पेश किया जा रहा है, 17,500 अरब रुपए का ये बजट कल पेश किया जाएगा। कोई तरक्याती काम इस बजट के अंदर नहीं रखे गए हैं, मासला दाखिला और जो दिफाई तरक्याती काम है उनके अलावा। और कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से एज यूजुअल हमेशा की तरह की अवाम दोस्त बजट होगा। देखना होगा कल यह बजट पेश होगा तो कितना का अवाम दोस्त बजट होगा। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।